नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक वीडियो लेकर मैं आया हूँ आपके पास। अ, अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करने के बजाय थोड़ा-सा मैं आपकी हेल्प करूँ। मेरे पास एक कलेक्शन था जो मैं कुछ लोगों की तैयारी कराता था ओएस के लिए। तो चूँकि आपको मालूम है कि हमारे रेलवे में चाहे सीनियर क्लर्क का एग्ज़ाम हो, ओएस हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, एपीओ हो, तो सब्जेक्ट कॉमन होता है एस्टेब्लिशमेंट और काफ़ी चीज़ें मिलती-जुलती होती है। लेवल थोड़ा-सा हायर हो जाता है एपीओ का काफ़ी हायर लेवल, लेकिन एपीओ के एग्ज़ाम में भी आजकल जो पेपर देखे जा रहे हैं, कई कॉमन क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो जनरली मैंने देखा ओएस का एग्ज़ाम के भी कई क्वेश्चन्स आते हैं और मेरे पास रेगुलरली वेलफेयर इंस्पेक्टर के कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कि सर हमको भी पेपर भेजो, हमारी तैयारी कराओ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास कलेक्शन है ऑलरेडी, क्यों ना इस पे डिस्कस किया जाए। इससे आपके शायद कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए थोड़ा-सा। मेरा जो समझाने का तरीका है, कई लोगों को अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छे समझाता हूँ, तो मैंने सोचा है कि फाइनल एग्ज़ाम है आपकी संडे का। पहले तो सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कीजिए आप। कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, नहीं आता है, जल्दीबाजी में डिसीज़न मत लीजिए। सोचिए थोड़ा-सा कि आता है, लेकिन ये एपीओ एग्ज़ाम है। तो हो सकता है जो चीज़ इतनी ईज़ी लग रही है, वो इतनी ईज़ी नहीं हो। उसके अंदर कोई दूसरी ट्रिकी चीज़ डाली हो। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये मेरे पास जो कलेक्शन है, इससे मैं थोड़ा-सा बहुत बारीक बातें बताऊँ ताकि आपको कोई क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। तो चलते हैं, जस्ट थोड़ा-सा डिस्कशन है, मैं बैठा-बैठा थोड़ा-सा आपको गाइड कर दूँ, जो लोग ओएस की तैयारी कर रहे हैं, सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काम आ जाएगा और एपीओ में भी आपको जो क्वेश्चन्स आएँगे, उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें कि क्या बैकग्राउंड है, क्या रूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रुप डी स्टाफ आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर स्टडी लीव। स्टडी लीव के बारे में बता दूँ मैं कि जनरली ऐसा कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है किसी को नहीं बोले, उसमें से भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट या रेलवे एम्प्लॉय की बात की है, तो किसी भी कर्मचारी को जो है सब्जेक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी स्टडी लीव की, वो अगर फुलफिल करता है तो स्टडी लीव उसको मिलेगी। तो पहला का इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है स्टडी लीव शैल नॉट काउंट एज सर्विस फॉर इंक्रीमेंट पर्पस। मैं आपको बता दूं, स्टडी लीव जब स्टार्ट में जब पॉलिसी आई थी तब कई पर्पस में काउंट नहीं होती थी। स्पेशली एलएपी या एचएपी दोनों में से एक जो है वो नहीं मिलता था, उस दौरान क्रेडिट नहीं होता था। बाद में उसको भी शायद 2012-15 में अलाउ कर दिया है। तो अभी लगभग लगभग स्टडी लीव सभी पर्पस में, इंक्रीमेंट, पेंशन और सभी लीव के पर्पस में काउंट होती है। तो इसमें जो ये है फॉल्स हो जाएगा आपका। टोटल क्वेश्चन नंबर 3, टोटल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ मिसकैरेज अबॉर्शन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू। मिसकैरेज और अबॉर्शन के मामले में जो मैटरनिटी लीव मिलती है वो एंटायर सर्विस में 45 दिन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ of an employee, if she does not have 300 LAP in his balance for encashment, the balance may be adjusted by HLAP subject to total limit of 300 days. बिल्कुल सही बात बोली है कि किसी भी कर्मचारी के पास अगर हमको, जैसा आपको मालूम होगा कि हमको लीव एनकेशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैक्सिमम 300 डेज का मिलता है और फिर बाद में पॉलिसी अभी आ गई है कि जिसमें किसी कर्मचारी का 300 डेज से कम है तो इक्वल नंबर ऑफ, जितनी कम है उतनी एचएलएपी क्रिएट की जाएगी, बशर्ते ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके पास 200 एलएपी है तो 100 एचएलएपी की जो हम दे रहे हैं तो 100 की जगह हम उसको डबल करके 200 लगा दें ताकि पेमेंट ना हो। ऐसा नहीं होगा, आपको 200 एलएपी मिलेगी और 100 एचएलएपी ही मिलेगी। मेरे पास कुछ लोगों ने डाउट किया था कि सर उसके लिए क्या मिनिमम, कहीं किसी ने सुना था मिनिमम 150 होनी चाहिए, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपके पास 0 एलएपी है तो 300 एचएलएपी का पेमेंट मिलेगा। तो मिनिमम का कोई रूल नहीं है, आपके पास जितनी भी कम है अप टू 300 मैक्सिमम एचएलएपी का क्रेडिट मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a railway servant is not entitled to HRA if his spouse is allotted with government accommodation at the same station। हाँ, ये एक अच्छा नियम है कि कोई भी कर्मचारी है, दो रेल कर्मचारी हैं, अगर दोनों एक ही स्टेशन में काम करते हैं तो दोनों में से अगर एक को भी गवर्नमेंट एकोमोडेशन दिया गया है तो क्वार्टर दूसरे को जो है एचआरए नहीं मिलेगा। इसमें कईयों को ये डाउट आता है कि मान लीजिए दोनों प्राइवेट में रह रहे हैं, खुद के मकान में रह रहे हैं, या दोनों कहीं किराए पे रह रहे हैं, तो क्या मिलेगा या दोनों को मिलेगा। तो इसमें रूल है कि अगर खुद का मकान नहीं है और वो किराए पे रह रहे हैं या खुद के मकान में रह रहे हैं तो दोनों को एचआरए मिलेगा। इसमें कई लोगों को डाउट्स आते हैं, मैं इनको क्लियर कर दूं साथ ही साथ। हैदराबाद इज क्लासिफाइड एज, मैंने उस दिन आपको बताया था जब मैं अलाउंसेस की बात कर रहा था कि आप जितने भी एक्स सिटीज में जितने भी सिटीज हैं उसको याद कर लीजिए, उसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हैदराबाद पूछा गया है तो हैदराबाद जो है एक्स सिटीज में आता है, जहाँ की अभी 27% एचआरए चल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसपोर्ट अलाउंस शैल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन ऑफ ओवर टाइम अलाउंस। इसमें पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ओवर टाइम के लिए एक बेसिक पकड़ते हैं हम, उस बेसिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या काउंट होता है, ये भी मैंने अलाउंसेस का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कि नॉर्मली जो हमारे HOAR में गवर्न होते हैं उसमें बेसिक DA प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है कंपोनेंट काउंट होता है, दोनों को जोड़ के फिर कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नाइट ड्यूटी अलाउंस इज पेएबल टू ऑल ग्रुप सी एम्प्लॉय। तो मैं बता दूं सभी ग्रुप सी को नहीं मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस, इसमें जो खासतौर से नर्सिंग स्टाफ है उनको नहीं मिलता है और कई लोगों को नहीं मिलता है, तो ये सभी को नहीं मिलता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ड्यूल चार्ज अलाउंस जो अभी नाम चेंज हो गया एडिशनल चार्ज अलाउंस, तो ड्यूल चार्ज अलाउंस विल बी एडमिसिबल ओनली इफ एडिशनल चार्ज इज हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 45 डेज। तो नया नाम है एडिशनल चार्ज अलाउंस। इसमें पूछा गया है कि कितने, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आजकल तो ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, तो बता दूं एक तो कि एडिशनल चार्ज अलाउंस जो है तभी मिलेगा जब मिनिमम अपने 45 डेज, हाँ, जो उसकी जो आपका जो जिसके साथ पेयरिंग किया आपका, जिसके साथ जिसकी चार्ज आपको लेने को कहा गया है उसका आपने चार्ज लिया है, तो मिनिमम 45 डेज होना चाहिए। मैक्सिमम जो ये 6 महीना मिलता है एट ए स्टेज, एक बार में 6 महीना ही मिलता है उसमें, और शायद बीच में सर्कुलर पढ़ा था उसमें मैक्सिमम 1 ईयर से ज्यादा नहीं मिलेगा, सभी कुछ रूल है। एक दो बातें बता दूं इसमें जब बात निकली है तो कई बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा मेरे ख्याल से, आप कमेंट कीजिएगा ये मालूम है आपको नहीं है, कि ड्यूल चार्ज अलाउंस की ये कंडीशन है जो मैं बता दूं आपको कि ड्यूल चार्ज अलाउंस जो है पैरेलल आपका कोई जॉब है, जैसे मैं APO हूँ तो APO अगर पैरेलल किसी दूसरे APO का मैं चार्ज लेता हूँ तो उसको मिलेगा। मैं APO के DPO का भी अगर एडिशनल अगर मुझे किसी वजह से हायर की दे रहे हैं तो मिल जाएगा, चार्ज मैं कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप लोअर की करते हैं, बोर्ड का एक लेटर है क्लियरेशन, इसमें लिखा हुआ है कि अगर मैं मान लीजिए DPO हूँ, सीनियर स्किल ऑफिसर हूँ, और मैं APO का एडिशनल चार्ज ले रहा हूँ, ड्यूल चार्ज मुझे दिया गया है, तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। कई जगह में देखा कि इश्यूज आते हैं, जब ये मैं प्रैक्टिकली जो डील कर रहे हैं जहाँ डिफिकल्टीज आती है, तो बता दूं आपको कि ड्यूल चार्ज आपके या तो इक्वल होना चाहिए पोस्ट, या हायर हो जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन लोअर होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ब्रीफ कर दूं आपको। कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद जॉइनिंग टाइम। जॉइनिंग टाइम में वैसे भी कैजुअल लीव आप जानते हैं कि किसी भी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ सकते कैजुअल लीव, तो जॉइनिंग टाइम के साथ भी नहीं जुड़ेगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द कंपल्शन अलाउंस शैल नॉट एक्सीड डैश आता है इसमें, और पेंशन और ग्रेजुटी और बहुत, तो कंपल्शन अलाउंस मैंने बताया था आपको पेंशन का जब मैंने वीडियो बनाया था कि जो मैक्सिमम कंपल्शन अलाउंस सैंक्शन करेंगे वो 2/3 होगा, मिनिमम होगा 1/3 होगा, और जो कंपल्सरी रिटायरमेंट होता है उसमें पेंशन जो होता है, ये जो पेंशन ग्रेजुएट बोथ है वो मिनिमम 2/3 होता है और मैक्सिमम फुल होता है, 100% होता है। थोड़ा याद रख लीजिए कि कंपल्शन अलाउंस मिनिमम 1/3 होगा, 1/3 में भी 9,000 रुपये से कम नहीं होगा। कोई भी पेंशन, फैमिली पेंशन, कंपल्सन अलाउंस, जो भी पेंशन का फॉर्म है किसी भी रूप में जो पेंशन को हम दे रहे हैं, तो मिनिमम 9,000 प्लस DA मिलेगा कर्मचारी या उसकी वाइफ को। मिनिमम सर्विस टू गेट एलिजिबिलिटी फॉर पेंशन 10 साल, मालूम ही होगा। इसमें दो तीन बातें बता दूं, पेंशन के लिए मिनिमम सर्विस 10 साल है, रिटायरमेंट ग्रेजुइटी लेने के लिए मिनिमम 5 साल है, आर्यलैजर स्कीम के लिए मिनिमम 20 साल है, लेकिन उसमें अगर कोई आदमी सुपरन्यूएशन हो रहा है तो वहाँ 20 साल अगर आर्यलैजर के लिए नहीं होगा। और एनहांस फैमिली पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस होगी, अगर कर्मचारी जो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में जो गवर्न था 1993 में, अगर उसमें गवर्न है तो मिनिमम 7 साल की सर्विस होगी तो ही उसको एनहांस फैमिली पेंशन मिलेगी। मैक्सिमम हम 33 साल की सर्विस काउंट करते हैं। तो ये सब बातें कुछ पेंशन से, सेटलमेंट से रिलेटेड मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 14, पे फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी इज लास्ट पे ड्रान प्लस। जब हम पेंशन या कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं, ग्रेजुटी कंपटीशन, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसमें ग्रेजुटी हम देंगे किसी भी को, तो मैक्सिमम ग्रेजुटी, डेथ ग्रेजुटी 33 पे बेसिक पे होती है, और रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो होती है मैक्सिमम 16.5 होती है। तो 16.5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बेसिक से करेंगे या बेसिक प्लस DA क्वेश्चन आता है। तो मैं बता दूं बेसिक प्लस DA जो भी होगा, मतलब हम जो सैलरी लेते हैं तो सैलरी में हमारा बेसिक प्लस DA जो आ रहा है, इसी को जितनी भी हमारी क्वालिफाइड सर्विस होती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम आपको रिटायरमेंट में 16.5 बेसिक मिलेगी, सब्जेक्ट टू भी सेलिंग है वहाँ पे 20 लाख रुपए अभी, और जैसे DA हमारा 50% बढ़ जाएगा तो फिर 25 लाख आपको मिलेगा। पे फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेजुटी इज द लास्ट पे, ये सॉरी मैंने पढ़ दिया आपको। अगला क्वेश्चन है 15, द एंटायर ग्रेजुटी कैन बी विथहेल्ड इफ द एम्प्लॉय डज नॉट वेकेट द रेलवे क्वार्टर। तो ये बस बता दूं आपको कि ग्रेजुटी आपको जैसे मालूम है कि
अगर कोई कर्मचारी के खिलाफ कोई डीआर पेंडिंग हो, क्रिमिनल केस पेंडिंग हो, तो भी हम ग्रेजुटी रिलीज नहीं करते हैं जब तक फाइनली हो। इसी प्रकार से जब मकान अगर खाली नहीं करता रिटायरमेंट पे या डेथ केस में, जब फैमिली खाली नहीं करती, जब तक खाली नहीं किया जाएगा मकान जो है आपका, ग्रेजुटी विथिल होगी। साथ में हर महीने की अनऑथराइज विजिटेशन के लिए पोस्ट रिटायरमेंट पास रोकने का भी नियम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ अ मेडिकली डिक्लेयर्ड रेलवे सर्वेंट कैन नॉट इमीडिएटली एब्जॉर्ब इन एनी सुटेबल पोस्ट, ही मे बी केप्ट ऑन स्पेशल सुपरवाइजरी पोस्ट इन इक्वल ग्रेड। कोई भी कर्मचारी अगर मेडिकली डिक्लेयर्ड हो जाता है, अनफिट हो जाता है, जो प्रेजेंट कैटेगरी को छोड़ के, क्लासिफिकेशन को छोड़ के लोअर के लिए फिट होता है, तो ऐसे केस में जब तक कि वो अल्टरनेटिव जो पोस्ट पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसके लिए हम स्पेशल सुपरवाइजरी पोस्ट क्रिएट करते हैं सेम ग्रेड में। यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17, द कमिटी टू असेस सुटेबिलिटी ऑफ मेडिकली डिक्लेयर्ड स्टाफ फॉर एब्जॉर्प्शन इन अल्टरनेटिव पोस्ट शुड इंक्लूड अ मेडिकल ऑफिसर। ये मैं बता दूं, प्रैक्टिकली मैंने चेक देखा है कई जगह, सुटेबिलिटी जो होती है मेडिकल डिक्लेयर्स की, वो सीधा आदमी अनसुटेबल होता है, मेडिकल डिक्लेयर होता है, उसके ब्रांच ऑफिसर को फाइल पोर्टअप हो जाती है, ब्रांच ऑफिसर अल्टरनेट जॉब दे देता है और फिर जो एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है। कई बार महीनों सालों ज्वाइन नहीं करता, ऐसे बैठा रहता है, पेमेंट हम करते रहते हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है। एज पर एक्सटेंड रूल, कोई भी कर्मचारी का मेडिकल डिक्लेयर होता है तो उसका स्क्रीनिंग करना है। 3 कमेटी में होगी, कमेटी में 3 मेंबर होंगे, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर होगा। वो कमेटी रिकमेंड करेगी किस पोस्ट के लिए फिट है। और एम्प्लॉय को, डॉक्टर को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए, जैसे मैंने बताया, पुराने सिस्टम में ब्रांच ऑफिसर अगर देता है तो वो एम्प्लॉय बोल सकता है मैं फिट नहीं हूँ मेडिकल के लिए, फिर कोर्ट केस में ऑब्वियसली अब वायलेशन करोगे रूल का तो कोर्ट केस में वैसे पिट जाएगा हमारा केस। तो अगर मेडिकल ऑफिसर इंक्लूडेड एज पर पैरा, ये 1306 है, 1306 में मिलेगा आईआरए में। तो मेडिकल ऑफिसर के बाद फिर एम्प्लॉय के पास जो है कुछ ऑप्शन नहीं रहता, उसको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। और इसमें एक नियम और भी है कि अगर वो ज्वाइन नहीं करता है पोस्ट, जैसे उसको पोस्ट अल्टरनेट जॉब सरकार दे देती है, तो 2002 का सर्कुलर है कि इसमें उसके लिए जो सुपरवाइजरी पोस्ट जो क्रिएट की है ये वो समाप्त कर दी जाएगी, वो पेमेंट उसका बंद हो जाएगा। तो जैसे ही कोई कर्मचारी को अल्टरनेट जॉब के लिए उसको ऑफर अपॉइंटमेंट दे दिया, हमने पोस्ट दे दिया, उसके बाद अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उसका पे इमीडिएटली उसका बंद कर देना है। ये हमारे भारत सरकार के नियम है, रेलवे बोर्ड के। अगला क्वेश्चन है 2018, the staff who get their cases recommended for change of category on medical ground are treated as transfer on request। इसमें भी एक नियम है कि कोई कर्मचारी अगर मेडिकल ग्राउंड में चेंज ऑफ कैटेगरी कराता है तो उसको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर माना जाएगा, ये एक नियम है। अगला क्वेश्चन 19, टेम्पररी रेलवे सर्वेंट इज एंटाइटल्ड फॉर हाउस बिल्डिंग अलाउंस आफ्टर हैविंग पुट इन सर्विस ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। इसमें मैं जरा सा आपको बता दूं, कई लोगों को गलत क्वेश्चन आता है कि टेम्पररी रेलवे सर्वेंट के लिए को कितने साल की सर्विस के बाद एचपीए के एलिजिबल होगा। एक परमानेंट रेलवे सर्वेंट जो है वो कितने साल के बाद एलिजिबल होगा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई 10 साल परमानेंट के लिए भी, कोई 10 साल बोलता है, 5 साल बोलता है। तो मैं, जैसे कि आप जानते हो, मैं आपको हमेशा नियम पे बात करता हूँ। ये हमारा एचपीए का पूरा पॉलिसी है, ये निकाला हुआ है, ये रेलवे बोर्ड का भी लेटर है, मैं बता दूं, कवरिंग लेटर 183/2007। और इसमें इसको एनक्लोज किया जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की कॉपी को एनक्लोज किया। इसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो है ऑल परमानेंट गवर्नमेंट, यानी कोई भी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है हमारा, उसके लिए कोई मिनिमम सर्विस प्रिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन अदर के लिए मिनिमम 5 साल की है। ये जरा सा आप देख लीजिए कि कंफ्यूज ना हो। परमानेंट परमानेंट रेलवे सर्वेंट है तो उसके लिए कोई सर्विस मिनिमम लेंथ नहीं है, अगर परमानेंट है तो उसको मिल जाएगा तुरंत, और नहीं है तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा बात और मैंने कहा बात आई तो मैं बता दूं ये कि क्यों दिया जाता है ये। तो ये कोई भी मकान खरीदने के लिए जाता है, केवल क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या प्लॉट खरीदने के लिए एचपी दिया जाएगा। प्लॉट के लिए नहीं मिलेगा, आपका मकान हो, फ्लैट लेना हो आपको, जमीन आपके पास उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना हो, या जमीन और मकान दोनों लेना हो, कंस्ट्रक्शन करना, तो लेकिन मकान का बनना जरूरी है, तो ये कंडीशन आपका आ जाती है इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन में। और एक इसमें बताया है कि अमाउंट कितना मिलेगा। तो एक बार एक तो बता दूं, लाइफ टाइम में एक आदमी को इसमें लिखा ओनली वन एडवांस विल बी सैंक्शन टू गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज एंटायर सर्विस। सर्विस में एक ही बार मिलेगा। मैक्सिमम 34 बेसिस मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम सीलिंग 25 lakhs, ये बता दिया आपको। और एक्सपेंशन ऑफ एक्सटेंडिंग मकान, अपने मकान को एक्सपांड करना है और विस्तार करना है उस मकान को, कुछ और 2-4 रूम बनाने हैं ऊपर, उसके लिए भी एचपीए मिलता है। दोनों में सीलिंग प्राइस बताई हुई है 34 मंथ्स, ये याद कर लीजिए 34 मंथ्स है। सब्जेक्ट टू नया मकान फ्रेश बनाना है तो 25 लाख है, एक्सटेंशन के लिए 10 लाख रुपए मिलेगा आपको, या फिर जो भी खर्चा हुआ उससे। और ये लिखा
और कंस्ट्रक्शन और हाउस या जो भी आपकी जो रिपेयरिंग कैपेसिटी होती है विच एवर इज लेस, इसमें 3 चीजें हैं, 34 महीने का बेसिक या 25 लाख या रिपेयरिंग कैपेसिटी या कॉस्ट ऑफ मकान जो आपने खरीदा है। इन सब में जो भी लिस्ट होगा, जो कम अमाउंट होगा वही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको 34 बेसिक मिल जाएगा। तो जो इन सभी कंडीशन में जो लिस्ट होगा वो मिलेगा। रिपेयरिंग कैपेसिटी आपकी बताते हैं कि अगर 20 जो निकालते हैं आपका, तो रिपेयरिंग कैपेसिटी निकालने का जो फॉर्मूला बताया 20 साल की सर्विस बाकी है तो 40% बेसिक का कैलकुलेशन से किया जाता है। 10 साल से ज्यादा और 20 साल से कम है तो अप टू 40% बेसिक और 65% डीसीआरजी भी ऐड करते हैं इसके अंदर। अगर 10 साल से है, क्योंकि आपकी इसमें कम हो जाएगी। अगर 10 साल ही 11 साल ही बची नौकरी तो फिर आपका काफी बेसिक कम हो जाएगा, इसलिए 40% तो बेसिक लेते हैं, प्लस 65% डीसीआरजी भी एडजस्ट करते हैं ताकि आपका एक लमसम हैंडसम अमाउंट आ जाए। और अगर 10 साल की सर्विस का से कम है तो अप टू 50% बेसिक पे लेते हैं प्लस डीसीआरजी, अप टू 75% जो है लेके एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ये मैंने कहा चलो एचबीआई से जो कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि कितना बेसिक मिलता है, क्या है समथिंग, वो क्वेश्चन भी इसके साथ हो जाए हमारा। अगला क्वेश्चन है, वेयर एन एम्प्लॉय डाइज इन हार्नेस लिविंग बिहाइंड ओनली विडो दैट इज विदाउट एनी चिल्ड्रन, अपॉइंटमेंट ऑफ नियर रिलेटिव इज परमिसिबल। कि कोई कर्मचारी है, वो मर गया है, उसकी सिर्फ वाइफ है और कोई बच्चे बच्चे कोई नहीं है, तो क्या नियर रिलेटिव को सीजीए कंपल्सरी अपॉइंटमेंट मिल सकता है? तो मैंने जब सीजीए का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि सीजीए में की फैसिलिटी में नियर रिलेटिव को नौकरी देने की फैसिलिटी थी किसी जमाने में, लेकिन वो 95 में बंद हो गया। तो 95 के बाद नियर रिलेटिव को नौकरी देने का कोई प्रोविजन नहीं है। EOL on medical ground shall be considered as qualifying service for granting increment। तो बता दूं EOL जो होती है मेडिकल ग्राउंड लेते हैं तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होता है। द न्यू ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फॉर रेगुलर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट केम इनटू फोर्स। ये कब से आया था ग्रुप इंश्योरेंस? इसके बारे में भी मुझे एक मिला था, बड़ा अच्छा मिला। यहाँ पे मैं बता दूं, इधर लास्ट इधर है अपना डेट ऑफ इफेक्ट बताइए हुई है यहाँ पर राइट हैंड साइड में। सेंट्रल गवर्नमेंट Employee Group Insurance Scheme 1980, hereinafter referred as the scheme, was notified on 1st November 1980 and came into force with effect from the afternoon of 1st January 1982। और बाकी सारी डिटेल्स काफी सारे इसमें स्कीम में आप है, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा पीडीएफ में, आप पढ़ सकते हैं आराम से इसके अंदर। तो ये हमारा इसका आंसर, ये क्वेश्चन काफी आता है कि जीआईएस कब से लागू हुआ था, तो ये बता दूं आपको कब से इन्फोर्स हुआ है। तो ये 1 जनवरी 1982 से हुआ था। A subscriber having a family can nominate anybody to receive insurance money under the group insurance। जीएस के अंदर प्रोविजन ये है कि अगर आपका परिवार है तो आप किसी बाहर को नॉमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसमें ये फॉल्स हो जाएगा आपका। 24 है, इट इज लीगली परमिसिबल टू एडजस्ट द गवर्नमेंट ड्यूज अगेंस्ट द पेमेंट ड्यूज द टू द एम्प्लॉय नॉमिनी अंडर जीआईएस। जीआईएस को भी हमारी रिकवरी अगर करनी है हमारी, तो क्या कानूनी रूप से हम सरकारी जो भी ड्यूज हैं, बाकी हैं, बकाया है, क्या उसको जीएस से रिकवर कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। 25वां है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ओल्ड हेडक्वार्टर एंड न्यू हेडक्वार्टर इज मोर देन 200,000 किलोमीटर एंड द ट्रेवल इज परमिटेड बाय एयर, ज्वाइनिंग टाइम विल बी, ये मैंने बता चुका हूँ, ये आप थोड़ा सा रट लीजिए कि 1000, 2000, 3000, उस दिन मैंने बताया था कितना होता है। बाय एयर में 2000 से ऊपर है तो 12 दिन मिलेंगे आपको। एक्सटेंशन और ज्वाइनिंग टाइम बियॉन्ड द लिमिट कैन बी ग्रांटेड अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30 डेज। ज्वाइनिंग टाइम जो भी मैंने बताया था उससे अगर बियॉन्ड चाहिए प्रिस्क्राइब से तो वो अप टू 30 डेज जो है डीआरएम को पावर है। ये मैं ऑलरेडी ज्वाइनिंग टाइम वाले उसमें बता चुका हूँ वीडियो में। ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल टू एन एम्प्लॉय ऑन टेम्पररी ट्रांसफर। मैंने आपको उस दिन बताया था टेम्पररी ट्रांसफर में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, फिर भी रिपीट करता हूँ। टेम्पररी ट्रांसफर में आपको जो है ज्वाइनिंग टाइम भी नहीं मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट भी नहीं मिलेगा, आपको टीए मिलेगा। उस दिन मैंने बताया था, टीए भी आपको मैक्सिमम 180 डेज तक ही मिलेगा। सारे अलाउंसेस जो होंगे आपको पुराना जो हेडक्वार्टर, जो मेन आपका हेडक्वार्टर है, टेम्पररी ट्रांसफर जो वहाँ जहाँ हुआ वो नहीं, जो मेन हेडक्वार्टर है वहाँ के हिसाब से सारे अलाउंसेस, सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको, इंक्लूडिंग एचआरए भी। इन द सिलेक्शन टू ग्रुप बी पोस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी शुड बी पुट अप टू। जो ग्रुप बी है, अभी आप एपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका जो पैनल होगा कौन अप्रूव करेगा? तो जीएम साहब आपका पैनल अप्रूव करेंगे। कन्फाइनमेंट इज नॉट कवर्ड अंडर टर्म इलनेस अंडर पीएफ रूल। ये फॉल्स है, कन्फाइनमेंट को भी एक बीमारी माना गया है पीएफ रूल के तहत, ये मैं बता दूं आपको, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द कैंडिडेट हु सिक्योर 80% ऑफ मार्क और अबव इन एग्रीगेट शैल बी क्लासिफाइड आउटस्टैंडिंग इन सिलेक्शन।
मैं आपको बता दूं आपको, सिलेक्शन जितने भी होते हैं हमारे, इसमें जनरल सिलेक्शन होते हैं और एक नॉर्मल एबीसी होते हैं, इवन आपके एपीयू के अंदर भी सिलेक्शन होते हैं। तो सिलेक्शन, तो जो जनरल सिलेक्शन होता है जहाँ एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं, वहां चूंकि मेरिट के बेस पे ही पैनल बनता है, तो जहाँ पे भी मेरिट के बेस पे पैनल बनता है वहाँ आउटस्टैंडिंग का कोई फंडा है ही नहीं। और जहाँ हम सीनियरिटी पैनल बनाते हैं, जैसे भी आपका एपीयू का एग्जाम है, एपीयू का रैंकर जो 70% है, या रेगुलर एबीसी में भी जहाँ आपका अ, बनता है आपका पैनल, जहाँ 1:3 बुलाते हैं आपको, जिस सिलेक्शन के अंदर आप सेम एबीसी के अंदर हियरकी के अंदर जहाँ सिलेक्शन होता है, जहाँ 1:3 बुलाया जाता है, वहाँ आउटस्टैंडिंग अगर 80% एग्रीगेट का मतलब होता है कि एग्रीगेट का मतलब सिर्फ रिटर्न में नहीं, एग्रीगेट का मतलब होता है जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है उसमें रिटर्न एग्जाम हो गया, फिर आपका सीआर हो गया, इसके अलावा भी कुछ दूसरा भी है, तो सब मिला के आपका टोटल मिला के एग्रीगेट 80% होना चाहिए, तब आपको आउटस्टैंडिंग में रखा जाएगा। 31 eligible staff up to 3 times of number of staff to be employed will be called for the selection। ये मैंने बताया था, सिलेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ 3 टाइम्स बुलाते हैं सिलेक्शन अंदर, ये हो गया। और एक जनरल सिलेक्शन होता है, बता दूं, इसमें इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि जनरल सिलेक्शन में कितने टाइम बुलाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो जनरल सिलेक्शन में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम्स और नॉट अनलिमिटेड, नॉट लिमिट, नो टाइम्स प्रिस्क्राइब लिख दिया, अगर अनलिमिटेड कर दिया है तो आपको जनरल सिलेक्शन में लिमिट नहीं है। जनरल सिलेक्शन में हम एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं। जनरल सिलेक्शन क्या होता है? कुछ सिलेक्शन जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर का सिलेक्शन है, चीफ लॉ असिस्टेंट होता है हमारा, ऐसे सिलेक्शन जहां अलग अलग डिपार्टमेंट से या सभी डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन, एक्सेप्ट आपका अकाउंट्स और आरपीएफ, ये दो को छोड़ के सभी डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कॉल फॉर की जाती है, जैसे वेलफेयर इंस्पेक्टर। तो वहाँ उनकी जो एप्लीकेशन कॉल करते हैं उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, उस के हिसाब से जब एप्लीकेशन कॉल फॉर की जाती है तो उनको जनरल सिलेक्शन बोलते हैं। वहाँ बता दूं आपको, 2009 से पहले पैनल जो है इस पर सीनियरिटी से बनता था। 2009 के बाद कोर्ट केस हुआ जिसमें रेलवे हार गई और बाद में नियम चेंज हुए, और पैरा 219 में अमेंड किया, और ये कहा गया कि अब जितना भी जनरल सिलेक्शन होंगे उसमें पैनल जो है एज पर मेरिट बनेगा। तो उसके अंदर आउटस्टैंडिंग का फंडा नहीं है। मैं बता दूं आपको, जनरल सिलेक्शन में क्वेश्चन पूछ ले कोई कि जनरल सिलेक्शन में आउटस्टैंडिंग में 80% लाएंगे तो क्या आउटस्टैंडिंग होगा, तो जल्दी से, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला था, जल्दी से आप दिमाग मत लगाइए, जल्दी से आंसर मत कीजिए। जनरल सिलेक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया कि जनरल सिलेक्शन में आउटस्टैंडिंग के लिए कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो जनरल सिलेक्शन में आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन ही नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। तो चीज समझ लीजिए, जनरल सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग नहीं। अगला क्वेश्चन है 32। इन केस होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट सिलेक्शन बिकम नेसेसरी, द सेम मे बी हिल्ड आफ्टर मिनिमम गैप ऑफ 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ। इसमें नियम बता दूं सिलेक्शन का, मैं ऑलरेडी मैं लेक्चर में ले चुका हूँ, वीडियोस बना चुका हूँ, फिर भी एक ब्रीफ कर देता हूँ कि सिलेक्शन, एक तो कई तरह के सिलेक्शन होते हैं आपके। तो अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर जो आया है, पहले जो था पुराना सर्कुलर, उसमें 6 महीने बाद कर सकते हैं। अभी जितना भी सिलेक्शन है इसमें, तो नॉन सिलेक्शन, आर्टिजन, इनमें आपका असेसमेंट पीरियड जो 1 साल का कर दिया है, बाकी जो नॉर्मल सिलेक्शन में 15 महीने रहते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि कोई सिलेक्शन है अगर, इसमें नॉन सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो नॉन सिलेक्शन में भी पहले 6 महीने बाद हम एग्जाम कर सकते थे, अभी जो है 1 साल के बाद ही आप नेक्स्ट असेसमेंट वगैरह अप्रूव करके करना है। इसी प्रकार सिलेक्शन में भी आपको अगर एक बार सिलेक्शन पूरा हो गया तो 1 साल बाद ही आपको करना है। लेकिन अगर आपका पैनल एग्जॉस्ट हो गया है तो आप, जैसे पैनल एग्जॉस्ट हो गया, आप सिलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। एक और कंडीशन मैं बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को मालूम नहीं, जैसे मैं अभी जनरल सिलेक्शन की बात कर रहा था, जो एप्लीकेशन कॉल फॉर करते हैं, जनरल सिलेक्शन में कोई मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि मिनिमम 6 महीना होना चाहिए। जनरल सिलेक्शन के लिए वो कंडीशन लागू ही नहीं होती मिनिमम पीरियड की। तो जैसे जनरल सिलेक्शन आपने किया, पैनल एग्जॉस्ट हो गया है, और अगर आप किसी वजह से आपकी वैकेंसी आ गई, पोस्ट नहीं क्रिएट हो गई आपकी किसी वजह से, तो आप इमीडिएटली कर सकते हैं विदाउट एनी मिनिमम टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ। तो ये मैं आपको जस्ट बता दूं कुछ बातें। एम्प्लॉय रिफ्यूजिंग प्रमोशन एक्सप्रेसिवली और अदरवाइज इज डिबार फॉर फ्यूचर प्रमोशन फॉर 1 ईयर। कोई भी कर्मचारी को प्रमोशन देते हैं तो पैरा 224 IRM का है, जिसके तहत एक बार कर्मचारी को प्रमोशन दिया तो प्रमोशन देने के बाद अगर वो मना करता है तो उसको हम उसी स्टेशन पे रखेंगे, ट्रांसफर करेंगे नहीं, उसको वहीं रखा जाएगा और उसको 1 साल के लिए डिबार कर लिया जाएगा। और 1 साल के बाद दोबारा हम उसको प्रमोशन के लिए ऑफर करेंगे, और दोबारा भी अगर मान लीजिए ज्वाइन नहीं करता है तो दोबारा उसको 1 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। कई लोग कंफ्यूज है इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, दोबारा उसको डिबार करना है 1 साल के लिए, और उसका पैनल में से नाम निकल जाएगा। पैनल में नाम निकालने के लिए कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है, दैट इज
that will be treated deemed to be removed from panel. His name is deemed to be treated as removal from the panel. ऐसा माना जाएगा कि उसका नाम ऑलरेडी निकाला जाएगा, ऐसे डीम्ड किया जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 34, when employee work overtime beyond statutory limit, payment of overtime will be made 2 times the ordinary rate of pay। मैंने जैसे आपको बताया था, कोई भी कर्मचारी ओवरटाइम की डेफिनेशन है, if employee person works beyond roster hours, then he is eligible for overtime and the rate will be if we work perform the work between roster hours to statutory hours, then the rate will be the 1.5 times, and if he performs the work beyond statutory hours, then the rate will be 2 times of ordinary pay। मतलब अगर किसी कोई रोस्टर आवर्स से स्टेट्यूटरी आवर के बीच में करता है तो 1.5 रेट मिलता है, और स्टेट्यूटरी आवर्स के बियॉन्ड अगर उसका ज्यादा जा रहा है उसका, तो दुगने रेट से इसको मिलता है। 35वां है हमारा, स्टाफ ऑफ एसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी मस्ट हैव मिनिमम 24 आवर्स कंसेक्यूटिव आवर्स एंड रेस्ट इंक्लूड फुल नाइट। एचएआर के अंदर पेपर में बता चुका हूँ कि कोई भी ईआई कैटेगरी होगा उसको 24 घंटे का मिनिमम रेस्ट नाइट इन बेड देना पड़ेगा उसको। इंटेंसिव वर्कर का अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिव वर्कर मस्ट हैव मिनिमम 30 आवर्स रेस्ट। इंटेंसिव और हमारा सी दोनों के लिए जो रेस्ट है हमारा 30 घंटे का रेस्ट होता है, ईआई के लिए 24 घंटे का रेस्ट है, ये बता चुका हूँ आपको। रेलवे सर्वेंट एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी, जो भी रेलवे एम्प्लॉय है कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी में जो पीएस या सीए काम करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन जो होती है एक्सक्लूड होती है। 38वां क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग विल नॉट अप्लाई टू रनिंग स्टाफ। ऐसा क्वेश्चन ट्रू एक फॉल्स है। तो मैंने आपको जब विचार बताया था तो बताया था कि एवरेजिंग पीरियड रनिंग स्टाफ पे भी काउंट होता है, इनका भी 14 दिन का पीरियड होता है, और रोस्टर आवर्स इनके 104 घंटे होते हैं, स्टेट्यूटरी इनके भी 108 होते हैं सी की तरह, और ये सी क्लासिफिकेशन में आते हैं। नो लीव रिजर्व शैल बी प्रोवाइडेड फॉर स्टाफ इन रेलवे स्कूल। तो बता दूं, रेलवे स्कूल टीचर के लिए लीव रिजर्व रखने की कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये तो सही है इसमें। सुपरनी पोस्ट के अंदर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुपरनी पोस्ट जो होती है, पहले तो बता दूं क्यों सुपरनी पोस्ट का क्रिएट होती है। सुपरनी पोस्ट जो होती है दो ही कंडीशन में मेरी जानकारी में होता है, एक तो आपको कोई मेडिकल डिक्राइज हो जाता है कर्मचारी, मेडिकल डिक्राइज के बाद, पहले तो मैं बता दूं सुपरनी पोस्ट क्रिएट क्यों करते हैं। कोई भी कर्मचारी जो होता है उसको एक पद, एक पोस्ट पे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टेशन मास्टर है वो एक पोस्ट पे स्टेशन मास्टर काम कर रहा है, और हमारे यहाँ एक नियम है, सरकारी नियम, रिक्रूटमेंट रूल्स बोलते हैं जिसमें, तो रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत कोई भी कर्मचारी किसी पोस्ट पे काम करना है करता है तो वो तभी करता है जब उस पोस्ट के लिए फिट हो इन ऑल रेस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टेशन मास्टर है तो ही मस्ट बी ग्रेजुएट, और मेडिकल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन अगर हम प्रमोशन नीचे से आते हैं तो वो कंडीशन लागू नहीं होती, लेकिन मेडिकली फिट तो उसको होना ही चाहिए, चाहे वो प्रमोशन से है कैसे भी आ रहा है। तो अगर किसी वजह से वो मेडिकल में फिट नहीं होता ए टू के लिए, इवन सर्विंग के लिए जो रिलैक्स स्टैंडर्ड होता है उसमें भी पास नहीं होता है, तो फिर वो ही इज नॉट फिट फॉर वर्किंग ऑन दैट पोस्ट एज पर द रेलवे बोर्ड की हमारी जो पॉलिसी करते हैं। तो अब उसको अनफिट तो हमने कर दिया, उसको फिट नहीं है, तो अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, दूसरी पोस्ट पे लाएंगे, या फिर वो अनफिट वो आल कैटेगरी हो गया है, तो जिस दिन अनफिट हुआ है, चाहे आल कैटेगरी लिए हुआ है या पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हुआ है, तो आप अगले दिन तो आप दूसरी पोस्ट दोगे नहीं उसको, उसको टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जो क्वेश्चन है। या अगर सारी कैटेगरी अनफिट हुआ है तो उसको, वो चाहे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले, चाहे तो नहीं ले। पहले किसी जमाने में हम जबरदस्ती कर देते थे, 1302 जो प्यारा था उसके हिसाब से निकाल देते थे, लेकिन बाद में चेन्नई में रेलवे हार गई, फिर नियम चेंज किया हमारे 13202, जिसमें कहा है कि अब आप किसी भी कर्मचारी को जो है अगर अनफिट फॉर ऑल कैटेगरी भी हो गया है तो उसको नौकरी से निकाल नहीं सकते, उसको हमको सुपर पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर वो चाहे तो वॉलंटियर देते हैं, उसके बच्चे को हम नौकरी देंगे। तो मैंने अभी जो बात की थी, सुपर पोस्ट इसलिए करते हैं कि जो कर्मचारी एक पोस्ट पे काम कर रहा है उस पोस्ट के लिए, चूंकि वो अनफिट तो हो गया है, अनफिट पे उस पोस्ट पे हम उसको नहीं रख सकते, ये बता दूं, फिट नहीं है वो, तो उसको एक लियन हमारा कर्मचारी से, जैसे हमारा एक, चाहे हमसे एक धर्म जुड़ा होता है या हमारा एक सरनेम जुड़ा होता है, तो इसी प्रकार से रेलवे मस्त है कि लियन हर पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है कर्मचारी जो है, तो उस पोस्ट पे अगर उसको लियन, जैसे ही वो कर्मचारी जो है मेडिकल अनफिट होगा तो आप उस पोस्ट पे उसका लियन नहीं रख सकते क्योंकि वो फिट नहीं है, तो हमको उसके लियन देने के लिए, हिंदी में धारणाधिकार बोलते हैं, धारणाधिकार देने के लिए उसको एक पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, ताकि हम उसके लिए पेमेंट का व्यवस्था कर सके, अदरवाइज हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे उसको। पोस्ट तो क्रिएट करनी पड़ेगी ना, बिना पोस्ट के हम कैसे करेंगे। तो एक एक सुप्रीम पोस्ट लिए की जाती है कि किसी भी कर्मचारी को जो है
एक पोस्ट का लियन दिया जा सके और ताकि हम उसको सैलरी दे सकें। तो इसलिए सुप्रीम पोस्ट की जाती है और ये सुप्रीम पोस्ट होती है वो परमानेंट पोस्ट होती है। जो भी कर्मचारी जब तक वो रिटायर नहीं होगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले या एक्सपायर नहीं हो या फिर अल्टरनेट पोस्ट में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उतने टाइम के लिए पोस्ट क्रिएट की जाती है। इसके लिए मैचिंग सरेंडर देने की जरूरत नहीं है। कई लोग गलतफहमी होता है, मैचिंग सरेंडर नहीं देना है। ये मैंने सुप्रीम पोस्ट के बारे में बात कर ली। अगला हमारा है मैटरनिटी लीव व्हेन सैंक्शन फॉर अब्जॉर्प्शन शैल नॉट एक्सीड इन एंटायर सर्विस। तो मैटरनिटी लीव जो है, अब्जॉर्प्शन सॉरी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये मैक्सिमम एक क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो हम आगे चलते हैं। The Railway Act 1989 came into force on the first day of। रेलवे एक्ट 1989 कब से आया था? इसमें तो जुलाई 19 लिखा हुआ है। हम जरा, मैंने जैसा बताया, इसको हम खोल कर दिखाते हैं। ये हमारा रेलवे एक्ट है। दिस एक्ट में भी कॉल्ड रेलवे एक्ट 1989 और इसमें लिखा हुआ है द एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1st 1990 वाइड नोटिफिकेशन नंबर इतना था। जुलाई 12 जून का है, तो ये इसमें लागू जो हुआ है 1 जुलाई 1990 से हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो जवाब भी हो जाएगा जुलाई 1980। यहाँ फर्स्ट डेट ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो जुलाई 1990 से हुआ है, ये आप याद कर लिए। पीएफ एडवांस में बी सैंक्शन टू फैमिली रेलवे एम्प्लॉइज फॉर कंफाइनमेंट। ये ऑलरेडी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो मैं आगे बढ़ चलता हूँ। वॉलंटरी सब्सक्रिप्शन टू पीएफ कैन नॉट बी एनहांस मोर देन ट्वाइस ए ईयर। ये क्वेश्चन शायद मैं पहले बता चुका हूँ, कहीं आया था, तो मैं बता दूं। वॉलंटरी सब्सक्रिप्शन जो पीएफ में हमारा जो डिडक्शन होता है सब्सक्रिप्शन, वो एक बार में 2 बार बढ़ा सकते हैं और एक बार कम कर सकते हैं। तो ये सही है, तो 2 बार से ज्यादा का पूछ रहा है कि 2 बार से ज्यादा तो 2 बार कर सकते हैं, 2 बार से ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, तो ये ट्रू हो जाएगा। इन द केस ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज अंडर सस्पेंशन नो पीएफ सब्सक्रिप्शन शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन अलाउंस। तो ये मैंने उस दिन आपको बताया था पीएफ से क्या क्या सब्सक्रिप्शन, उस दिन मैंने लिस्ट बताई थी सस्पेंशन के अंदर, तो वो आप देखेंगे उस लिस्ट में, तो इसमें बता रहेगा पीएफ का सब्सक्रिप्शन नहीं करना है अंडर सस्पेंशन, ये ट्रू हो जाएगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस ए जुडिशियली सेपरेटेड विडो और हस्बैंड इज एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। एक मैं बता दूं आपको, जुडिशियली सेपरेटेड जो विडो है, लोगों को गलतफहमी होता है कि डाइवोर्स हो गया है। डाइवोर्स होना और जुडिशियली सेपरेटेड विडो दोनों में अंतर होता है। डाइवोर्स का मतलब उसका जो दर्जा है वाइफ का, वो खत्म हो गया है, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जुडिशियली सेपरेटेड का मतलब उसकी वाइफ है, जुडिशियली उसको अलग रखा गया है, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ अभी, तो उसको लगभग सारे बेनिफिट मिलेंगे जुडिशियल सेपरेट को। तो इसमें भी ये जो अगर कहा गया है कि जुडिशियल सेपरेट को फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा, वो गलत है। जुडिशियल सेपरेट में भी वो, चूंकि वो अलग रह रही है, बस इसका मतलब यही, जुडिशियली सेपरेट मतलब वो हस्बैंड से अलग रह रही है, जो भी उनका डिस्प्यूट है, तो जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता वो उसकी कानूनी रूप से पत्नी है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एफ रहेगा, इसमें फॉल्स हो जाएगा। क्रिटिकल रेस्ट कैन नॉट बी स्प्रेड ओवर 2 कैलेंडर डेज। ये भी फॉल्स है। पीरियडिकल रेस्ट जो होता है, कैलेंडर डे मतलब होता है आज रात को 12 बजे से कल रात को 12 बजे, सॉरी आज रात को 12 मतलब और 00 से फिर आपका चलेंगे 24 बजे तक। तो रेस्ट तो आज भी स्टार्ट हुआ, शाम को अगर 6 बजे ऑफ ड्यूटी की आपने, शाम को 6 बजे, तो कल फिर आपको सुबह 10 घंटे बाद, या जो सॉरी रेस्ट तो आपको 30 घंटे बाद बुलाया जाएगा। तो आज मान लीजिए शाम को 6 बजे ऑफ ड्यूटी की, तो 30 घंटे बाद बुलाया जाएगा, तो कल रात को बुलाया जाता है, तो स्प्रेड ओवर हो सकता है। तो वैसे भी रेस्ट 30 घंटे का होता है सी में और इंटेंसिव में, तो 24 घंटे में 30 घंटे ऐसे भी नहीं आते। अगर हम बोले कि स्प्रेड ओवर नहीं हो सकता, एक ही आपको कैलेंडर डे में देना है, तो कैसे देगी? 30 घंटे कहाँ से लाओगे एक दिन में? तो ऑब्वियसली जो रेस्ट है स्प्रेड ओवर हो सकता है 2 कैलेंडर डेज में। तो ये एक छोटा सा मैंने एक 50 क्वेश्चन का बनाया था, और मुझे कैसा लगा मुझे बताइएगा। हम थोड़ा सा डिस्कस किया था, और अच्छा लगेगा इसी तरह आगे भी हम करते रहेंगे। धन्यवाद।